हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टाइटल है गुजरात राइट्स, हु इज़ तीस्ता सेतलवाद, ऑल यू नीड टू नो इन डिटेल। स्टडी ग्लोज की वीडियो है, तो इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, फिर इस बारे में बातें करेंगे। और इन वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने मैसेज ट्विटर पे टैग, समझ गया भाई, ले आया मैं लेक्चर। थोड़ा टाइम लगता है यार, तो परेशान कर दिया था सबने। है ये, बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। 20 साल का इंपॉर्टेंट टेन्योर है, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें नरेंद्र मोदी और 61 ऑफिशियल्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो जाकिया जाफरी की कंप्लेन थी, जो प्ली थी, उसको रिजेक्ट कर दी है। मतलब जजमेंट दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या बोला गया है वो हम बताएंगे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर अमित शाह का इंटरव्यू आया एनआई पे। और जैसे ही अमित शाह का इंटरव्यू आया, अमित शाह ने बोला कि ये विष जो है नरेंद्र मोदी ने इतने सालों तक पिया और अब सूरज निकला है। मैंने पूरा वो इंटरव्यू देखा और उजाला हुआ है और सबको सच्चाई पता चली है। और जो भी इसमें शामिल थे, सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ पे नरेंद्र मोदी को हुआ। उन्होंने बहुत कुछ किया और मैंने खुद देखा, तो पूरा एक बाकायदा इंटरव्यू था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और भैया, जब से एफआईआर दर्ज हुई तब से बहुत ज़्यादा बवाल होता जा रहा है। तीस्ता सेतलवाद, आप ये नाम तीस्ता सेतलवाद, एमसी सेतलवाद की बेटी है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पोती हैं चिमन भाई सेतलवाद की, जो कि जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर कमीशन बैठाई गई थी ना, उसके मेंबर थे। बहुत ही बड़ा नाम है तीस्ता सेतलवाद। कॉम्बैट कम्युनलिज्म नाम से ये पूरा का पूरा ग्रुप चलाती हैं। 1993 में, 1993 में इन्होंने जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। जर्नलिस्ट है ये बेसिकली, और एनजीओ के लिए काम करती हैं। सीजेपी, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, उस एनजीओ के लिए काम करती हैं। अब इनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों? इसके अलावा संजीव कुमार भट्ट और आरबी श्री कुमार। जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नरेंद्र मोदी और बाकी जितने भी हैं उनको तो इन्होंने क्लीन चिट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ ये भी कहा कि भैया, कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम के सबूत नहीं मिल रहे हैं। आपका कहना है कि स्टेट ने क्राइम किया, ऐसे कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी इंटेलिजेंस फेलियर के सबूत हमको नहीं मिले। एसआईटी ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, या जितने भी हमको जो भी ऑफिशियल्स आपने दिए हैं ना, उसका कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट ये जो लोग हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया कि सनसनी फैलाने के लिए सब कुछ हुआ है। बहुत बड़ा जजमेंट है। हम बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नफरत जो है ना, वो कभी फैलनी नहीं चाहिए। नफरत एक ऐसी चीज है जो सब खत्म कर देगी। ठीक है, ये लेक्चर भी थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनिएगा, क्योंकि नफरत यहां पे नहीं फैलानी है। खत्म हो जाएंगे हम लोग, मर जाएंगे हम लोग, बस फिर पीटते रहिए ढोल, कोई बचेगा ही नहीं। प्यार से रहना है। यहां पे एफआईआर लॉन्च हुई है किसके ऊपर? डीजीपी आरबी श्री कुमार, आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट और एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाद। तीस्ता सेतलवाद का नाम इसमें सबसे बड़ा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, अब क्या वर्डिक्ट आया जो मैंने आपको बताया, राइम हो गया, क्या बात है, आया बताया। देखिए, तीस्ता सेतलवाद ने क्या है कि जो दंगों में मारे गए थे उनका बीड़ा उठाया था इन्होंने, कि जो दंगों में मारे गए हैं उनको इंसाफ दिलाऊंगी मैं, चाहे जो हो जाए। 2002 में हुए थे। एक काला दिन था वो। 3 दिन तक, 72 घंटों तक, 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक गुजरात जला था। और इट वॉज वेरी वेरी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। मतलब वो बहुत ही गलत था। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 10,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए थे। मुस्लिम ज्यादा थे जो मारे गए थे, हिंदू भी मारे गए थे, और कोई बचा नहीं था। दंगे की आग में ना कोई भी नहीं बचता। ऐसी कहानियां हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी।
तो 72 घंटों तक गुजरात जला। अब उसके बाद हुआ क्या, ये इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, मैं गोधरा पे अब आ रहा हूं, ठीक है, पूरा आपको बैकग्राउंड बताता चल रहा हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबरी मस्जिद से। बिल्कुल, एक ट्रेन जाती है वाराणसी से अहमदाबाद के बीच में, जिसको साबरमती एक्सप्रेस बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, क्योंकि वो यूपी, वो देखिए वैसे भी गुजरात और यूपी के लिए बहुत ही कम ट्रेन है, ट्रेन इतनी नहीं, क्योंकि मैं गुजरात जाता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है। सोमनाथ बाबा के दर्शन करता रहता हूँ, भी गया था मैं सोमनाथ, तो बहुत कम ट्रेनें हैं, ज़्यादा ट्रेनें नहीं है। उसमें एक साबरमती बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, साबरमती एक्सप्रेस, जो लखनऊ होते हुए जाती है, ठीक है। तो अब साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या होते हुए भी जाती है। अयोध्या से अहमदाबाद। अब एक स्टेशन पड़ता है दाऊद से पहले, एक स्टेशन पड़ता है गोधरा। गो मतलब गाय, धरा मतलब जमीन, गाय की जमीन। बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, 1.25 लाख के करीब वहां की पॉपुलेशन। तो गोधरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे ये साबरमती ट्रेन जो है वो लगभग रात के 3 बजे पहुंचती है। लेकिन 26 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने, जब किसी ने कुछ, मतलब इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, किसी ने कल्पना नहीं की थी। S5 और SS6 जो था वो कोच था, लगभग 60 के करीब कार सेवक जो हैं बैठे हुए थे, वो अयोध्या जा रहे थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि S5 और S6 में जब, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी और जब मतलब आ रहे थे वापस, तो जब ये गोधरा पहुंची ट्रेन, तो S5 और S6 कोच में आग लगा दी गई, जिंदा जला दिया यहां पे कार सेवक को। अब उसके बाद बहुत सारी जांच सामने आई, बहुत, ये जितनी भी कहानियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो थ्योरीज हैं, वो मैं जांच जो आयोग बनी है, जिसमें सबसे बड़ी नानावटी कमीशन 2014 में, तो उस पर मैं बता रहा हूं। तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारी थ्योरी सामने आई। कुछ था कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पे आग लगी है, ट्रेन में आग लग गई। कुछ था कि यहां पे सुबह जब यहां पे दाऊद पहुंची ट्रेन, तो एक चाय वाला था, उसको चढ़ने नहीं दिया गया, तो उससे झगड़ा हुआ, उसने बोला कि मैं अपने लोगों को बुला के लाता हूं, और उसमें फिर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। और कुछ था कि काफी लोग, एकदम भीड़ जो है आई, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, और उसने फिर आग लगा दी बोगियों को, ठीक है। बहुत सी दुखद घटना थी। हालांकि जो गोधरा में लोग हैं, शम्स ताहिर खान आपको पता ही है कि बहुत बड़े क्रिमिनल जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, क्राइम जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब हम लोग ने गोधरा में पूछताछ की, तो वहां पे बताया कि ये जो कांड हुआ है ना, इसमें गोधरा के जो लोग हैं उनका नहीं था, ये बाहर के लोग आए थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया था। क्योंकि यहां गुजरात में कभी ऐसा होता ही नहीं, गुजरात तो बहुत ही पीसफुल स्टेट है, कभी नहीं ऐसा होता, ये बाहर के लोगों ने इसको अंजाम दिया था। लेकिन जो भी हो दोस्तों, 26 फरवरी के दिन भारत हिल गया, क्योंकि साबरमती का कोच S5 और S6 जल गया, पूरा का पूरा जला दिया यहां पे। अब उसके बाद SIT की जांच बैठाई गई, ठीक है, SIT की जांच बैठाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, कि देखो भैया क्या हुआ है। तो SIT ने अब अपनी पूरी की पूरी जांच शुरू की। 1500 आरोपियों को, 1500 में 1500 आरोपियों का नाम था इसमें, करते 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 छटते छटाते 31 लोग बचे थे आखिरी में, और SIT ने फिर उनको कॉन्विक्ट किया, जिसमें से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद हुई, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ। दंगों पे आते हैं। 26 फरवरी को ये कांड हुआ, फिर उसके बाद 27, 28, 29 फरवरी, देखिए 26 फरवरी शाम होते होते ना खबरें फैलने लग गई, और उसके बाद वही है कि हिंदू मुस्लिम का रंग इसको दे दिया गया पूरी तरीके से। सिचुएशन जो कंट्रोल की जा सकती थी वो बहुत बुरी तरीके से हाथ से चली गई, और अगले 3 दिन तक गुजरात जला। नरोदा, पातिया, गुलबर्गा सोसाइटी में बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत दिक्कतें हुई, और फाइनली सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, ठीक है। यह कहानी थी पूरी दंगों की। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, जांच बैठी, एक के बाद एक कमीशन आई, लेकिन नानावटी कमीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें सेतलवाद का कहां का नाम आता है। तीसरा सेतलवाद का 6 साल बाद 2008 में एक पॉलिटिशियन थे, एहसान जाफरी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था दोस्तों, दंगे रोकने के चक्कर में, गुलबर्गा सोसाइटी में थे वो, तो दंगे रोकने के चक्कर में उनकी जान चली गई थी, दंगाइयों ने मार डाला था उन्हें, एहसान जाफरी को। और काफी अच्छी इमेज थी, कांग्रेस के नेता थे, काफी अच्छी इमेज थी उनकी, बहुत ज्यादा, लेकिन उनको मार दिया गया। तो उनकी वाइफ जाकिया जाफरी जो हैं,
भाई देखिए तीस्ता सेतलवाद ने बाद में 2002 ये सब हो गया, उसके बाद तीस्ता सेतलवाद ने 6 साल बाद बोला कि भाई सबको इंसाफ दिलाना है, तो तकरीबन 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। यहां पे मतलब कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट दायर की गई तीस्ता सेतलवाद द्वारा थ्रू जाकिया जाफरी, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे कि इनको आप सजा दिलाओ। अब इनकी कंप्लेंट को कई बार रिजेक्ट किया, 2017 में हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, और जब वहां पे नहीं प्ली एंटरटेन हुई तब सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन आया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी, ना ही जो 61 लोग शामिल हैं, तो एक तरीके से क्लीन चिट दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हाँ बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है भाई, सच्चाई माननी पड़ेगी। कोर्ट बायस्ड नहीं है, वो अपना फैसला सबके आधार पे देता है, जो जांच हुई है पूरा प्रॉपर बेसिस होता है उसका, ऐसे नहीं कोई स्टेटमेंट। 3 जजेस की बेंच थी, तो उन्होंने ये फैसला दिया। अब जैसे ये फैसला हुआ, अगले दिन यहां पे अमित शाह का इंटरव्यू आ गया एएनआई पे। अब इंटरव्यू के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरव्यू में उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी को बोला कि भाई देखो, उन्होंने इतने समय तक कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, उनके ऊपर इतने आरोप लगे, लेकिन वो शांत थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सच्चाई सामने आ गई। अगले दिन एफआईआर दर्ज हो गई। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई, तो तीस्ता सेतलवाद जो कि 60 साल की हैं, मुंबई में रहती हैं अपने पति जी के साथ, मतलब पतिदेव के साथ, आनंद के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार करने पहुंची। अब पुलिस इनको गिरफ्तार करने पहुंची, अब इनको पता ही नहीं क्या हुआ। अब जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने पहुंची तो इन्होंने अपना रूम लॉक कर लिया, और इन्होंने बोला कि आप वारंट दिखाओ। तो पुलिस ने बोला हमारे पास वारंट है, लेकिन एक्चुअली में उनके पास एफआईआर थी, मतलब दिखाई उन्होंने एफआईआर, कहा तो वारंट है, और उसके बाद बोला कि दरवाजा तोड़ के अंदर और मुझे असॉल्ट किया गया और मुझे ले गए। फिर क्योंकि इन्होंने जो लेटर लिखा था ना, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, सेंटा क्रूज स्टेशन में ले गए, और अब अहमदाबाद पुलिस जो है उनको ले जाएगी। ठीक है, मतलब कल अहमदाबाद पुलिस आई और इनको ले गई, और उसके बाद फिर आपको पता है कि कल नहीं, परसों की कल था कि पूरा मीडिया का जमावड़ा जो है वो लगा रहा, बहुत ज्यादा मीडिया ने इसको कवर किया। ओके, तो अब इनके ऊपर पूछताछ होगी और इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। एक और चीज, ये सब जो मैंने आपको बताया, ये 20 साल 2002 से लेकर 2022 तक हुआ है। एक एक चीज आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा और डीप डाइविंग करते हैं कि तीस्ता सेतलवाद कहानी हमने आपको पूरी बता दी कि एक्चुअल में क्या क्या इनके ऊपर केसेस लगाए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में, मतलब इन बिटवीन द लाइंस, भाई उनका तो स्टेटमेंट वैसे बहुत बड़ा है, ठीक है, जो जजमेंट है, लेकिन उन्होंने लताड़ के रख दिया है। तो क्या बोला है चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भैया हमारा कोड गिफ्ट्स यूज करिए, तोहफे लेके आए हैं हम, सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। आज रात 12 बजे तक सेल रहेगी भाई, रात 12 बजे तक जो है वो सेल रहेगी, तो आप अवेल कर लो। यूपीएससी भैया बहुत बच्चों ने हमारा प्री क्वालिफाई किया है, 2023 में आपको निकलवाएंगे हम। यस, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो लाइव क्लासेस चल रही हैं, 12 बजे तक आज रात सेल है। तो अब देखिए, अब हम पीपीटी वाइज चलते, तो एफआईआर बोलती है एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, मतलब अब आप कहीं नहीं जा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि भाई इसमें all those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with according with the law। जितने भी अब्यूज ऑफ प्रोसेस को अब्यूज किया, सुप्रीम कोर्ट का यूज किया स्कोर्स को सेटल करने के लिए, भैया अब उन पे कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। ये है तीस्ता सेतलवाद, ये है आरबी श्री कुमार, ये है संजीव भट्ट। ओके, तो वही है कि तीस्ता सेतलवाद और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार ने एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने जाकिया जाफरी के जरिए कोर्ट में कई याचिका लगाई और एसआईटी चीफ और दूसरे जांच आयोग को गलत जानकारियां दी। ये मेन आरोप लगा है कि इन्होंने जितनी भी कंप्लेंट्स की थ्रू जाकिया जाफरी, वो सब गलत, इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिलवाए, इन्होंने गलत इंटरव्यूज, बहुत इनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब हालांकि वो जांच का विषय है, देखिए भाई एक तरफ स्टेट और एक तरफ ये है, अब टसल तो होनी ही है तगड़ी, लेकिन हमारा ये काम है कि आपको एक चीज बता दें, कोर्ट का जब डिसीजन आ जाता है ना, तो फिर वो मामला साफ हो जाता है, क्योंकि आप जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, है ना। तो अब यही चीज है। अब पुलिस ने देखिए ये धाराएं लगाई हैं, इन्होंने सबसे पहले 468 फॉर्जरी फॉर द प्रोसेस ऑफ चीटिंग, मतलब
भैया बहुत सारे दस्तावेज को इन्होंने उसमें फेरबदल की, मतलब बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें गड़बड़ी की। देन सेक्शन 471 यूजिंग जेन्युइन अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने बताया। सेक्शन 194 फॉल्स एविडेंस। भाई जब जाकिया जाफरी से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ और ही बोला। इनफैक्ट जाकिया जाफरी का ये तक कहना था कि भाई मतलब ये पता चला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बाद में उन्होंने पढ़ा ही नहीं, मतलब एक तरीके से ट्यूटर किया गया था कि आपको यही बोलना है, समझ गए हो? तो ये चीज है। देन उसके बाद सेक्शन 211 फॉल्स चार्ज और ऑफेंस मेड विद इन इंटेंट टू इंज्योर। अब वही है कि किसी को फंसाने के, जाकर आपको किसी को फंसाना है तो आपने ढेर सारे चार्जेस लगा दिए, ये इनके ऊपर लगा है। सेक्शन 218 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फोरफीचर। देन सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये सारी धाराएं जो हैं इनके ऊपर लगाई गई दोस्तों, बहुत ही गंभीर धाराएं हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया FIR हुई, फिर उसके बाद तुरंत ATS जो है वो आई और इनको पकड़ के ले गई और अब इनके ऊपर जांच चलेगी। ये जो धाराएं मैंने आपको दिखाई है ना, अब इनके बेसिस पे मुकदमा चलेगा। अब SIT ने क्या भाई, SIT बैठाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, क्राइम ब्रांच, सब जांच हुई है, सब कुछ जितनी भी है ना सारी एजेंसी समझ लीजिए इन्होंने जांच की है। तो अब ये है, इसमें यही पता लगता है कि यहां वेस्टेड इंटरेस्ट था। देखिए मुलाकात जो हुई, यहां पे बताया गया कि अगले साल जो है वो तीस्ता सेतलवाद और सब लोग जाकिया जाफरी से मिलने हैं और मुलाकात हुई यहाँ पे, और बोला है कि वेस्टेड इंटरेस्ट था, कि इनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था। डिफरेंट एनजीओ, सम पॉलिटिकल लीडर्स वर ट्राइंग टू यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज अ फोरम्स ऑफ सेटलिंग देयर स्कोर्स, ये भी बोला गया है। ओके, अब उसके बाद ही डिड नॉट मेक एनी एलिगेशंस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन हिज इनिशियल 2 एफिडेविट। ये बी श्री कुमार के बारे में बोला गया है कि शुरुआत के 2 एफिडेविट में एलिगेशन स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं थे, लेकिन जो तीसरा एफिडेविट फाइल हुआ उसमें सरकार के खिलाफ यहाँ पे एलिगेशंस लगाए थे कि दंगों में सरकार भी शामिल है, मतलब नरेंद्र मोदी और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स थे वो भी शामिल है। उन्होंने एक तरीके के, देखिए शामिल मतलब क्या है कि 72 घंटे गुजरात जला, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में है, तो आपको कुछ करना चाहिए था। ये तो आरोप हमेशा ही लगेगा कि आपको तुरंत एक्ट करना चाहिए था, लेकिन यहां पे डिफेंड ये किया जाता है कि इतनी जल्दी सब हुआ कि कुछ नहीं। अब जो आई विटनेस है उनका कहना है कि पुलिस सामने खड़े देख रही थी और हम जल रहे थे, ऐसा भी हुआ है। तो यहां पे आरोप ये लगा है कि यहां पे सरकार ने कुछ किया ही नहीं है ना। तो ये है मेरा मतलब, जब भी अगर आप स्टेट की बात सुनेंगे, मतलब मेरा क्या यहां पे, तो अब तीस्ता सेतलवाद, अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है। जाकिया जाफरी जो है, जब उनसे क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उन्होंने बोला है कि भैया यहां पे तीस्ता सेतलवाद को वो जानती थी कुछ समय से, दंगे के बाद तीस्ता सेतलवाद इनसे मिलने आई थी और उसके बाद ये RB श्री कुमार से भी मिली, दोनों से मिली है। अब इन्होंने बताया कि जो RB श्री कुमार है वो गुलबर्गा सोसाइटी, जो मैंने बताया ना जहां पे मसाकर हुआ था, ठीक है, वहां पे 60 लोग मारे गए थे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था दोस्तों, वहां पे ये आए थे और उसके बाद 4 साल बाद वो उनसे मिली थी। RB श्री कुमार प्रेजेंटली वर्किंग विद मिस, ये साबित हो गया है। और फिर जो इन्होंने बयान दिए, ठीक है, जाकिया जाफरी, वो एक तरीके से ट्यूटर्ड थे, मतलब यहां पे जो ये बोलती थी इनफैक्ट वो पढ़ती भी नहीं थी, ऐसा था। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए नानावती शाह कमीशन पे, ठीक है, 2014 बोला था, 2014 में तो रिपोर्ट 2003 में वैसे इसको बनाया गया था। अब उसके बाद स्टेटमेंट की कॉपी भी इन्होंने नहीं पढ़ी। दिस वॉज सब्जेक्टिव, कि ये बिल्कुल समझ में आ गया कि तीस्ता सेतलवाद ने इनको पढ़ाया है। इन्होंने कभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जो भी तीस्ता सेतलवाद बोलती थी वो इन्होंने फॉलो किया। बहुत चौंकाने वाली बात है। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें बोला कि भैया 19 विटनेस इंसिस्टेड टू टेक ऑन रिकॉर्ड देयर पर्सनल साइंड स्टेटमेंट व्हिच अकॉर्डिंग टू देम वर प्रिपेयर्ड बाय तीस्ता सेतलवाद। तो यहां पे जो मेन है वो तीस्ता सेतलवाद है, चाहे स्टेटमेंट देना हो चाहे गवाही देनी हो, सब कुछ, इसीलिए इनके ऊपर इतना ज्यादा आरोप लग रहा है, ठीक है। तो अब वही है कि अहमदाबाद में इनसे होगी पूछताछ। बाकी ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब, आप देख सकते हैं 2002 से लेकर पूरा 2022 तक। और भी ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें तो अब बताने का कुछ है नहीं, ठीक है। ये अगर आपको देखना हो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, यही कहानी है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, बहुत ही ज़्यादा। अब ये देखिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि तीस्ता सेतलवाद सही है, उनके पास सारे लीगल ऑप्शंस हैं और तीस्ता सेतलवाद उनको यूज कर सकती है। लेकिन जो सामने आया, जो कोर्ट ने कहा, वो हमने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों देखेंगे आगे क्या होता है। हमारा काम यही है कि आपके सामने खबर प्रस्तुत करना, ओके। बाकी जो भी होता है, अगर कुछ आएगा इसमें
तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो बहुत सेंसेशनल टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक से बात करने से पहले आपको काफ़ी सोचना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आप अटरंडम कुछ भी बोल सकते हैं। और इसमें इतना तो हम सबको पता था कि 2002 में जो गुजरात में राइट्स हुए थे वो मतलब क्या था उस टाइम, वही बाबरी मस्जिद वाला केस जो फ़िलहाल के लिए सॉल्व हो गया है। अब प्रॉपर केस सॉल्व हो गया है। अब इस चीज़ को लेके तो आगे दंगे नहीं होंगे और 2024 तक आई थिंक मंदिर बन के भी तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो उतना कांड हुआ था वो केस भी सॉल्व, मतलब इसलिए कि फ्यूचर में इस तरह का कुछ नहीं, इस मंदिर की वजह से तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या था कि जो कार सेवक थे उनको उनकी पूरी ट्रेन चला दी। सोच के देखो कितनी दर्दनाक मौत, बस वो 2 डब्बे। सोचो स्पेशली उनको दिक्कत किससे थी। अगर पूरे ट्रेन से ऐसे मतलब कोई टेररिस्ट वगैरह आते तो वो पूरी ट्रेन चला देते हैं। फिर उनको तो नहीं पता ना इसमें कार सेवक है, इसमें ये है वो, पूरी ट्रेन मतलब अगर इंडिया में अनरेस्ट करना है, जैसे बाहर से जैसे पाकिस्तान से आता तो जैसे किसी होटल में गए तो सबको मार रहे हैं, वहाँ पे ही नहीं देखते कौन कौन है। लेकिन यहाँ पे तो सीन दूसरा था। ये तो सबको पता चल रहा है भाई। देखिए आंखें बंद करने से तो नहीं होगा, ये तो सब पता चल रहा है। पर हाँ, खुल के नहीं बोल सकते। पर जो बात लोग खुल के नहीं बोलते और सर भी नहीं बोलते कि सर एक टीचिंग प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पे उनकी एक एक बात स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हो। दैट्स वेरी राइट थिंग। बट क्या इतना तो हम भी समझदार को इशारा काफ़ी है ना, हम खुद भी जज कर सकते हैं किसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम होगी। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे, कुछ इसमें अपने कम्युनिटी के लोग ही मिल रहते हैं जिनका मनी माइंडेड होते हैं, इन सब लोग मिलके पूरी आग लगा दी थी। वो पूरे जल के राख हो गए थे। उसके बाद गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और बहुत भयंकर दंगे हुए थे। इसमें लोगों ने बताया था कि मुसलमानों को घर में घुस घुस के मारा था लोगों ने, मतलब प्रॉपर बदला लेने वाला मोड हुआ था। इस चक्कर में बहुत कुछ हुआ था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने का भी एक वो वीडियो है जिसमें वो नेहरू बोल रही है, जिसमें वो मोदी जी को समझा रहा है कि राजा को अपनी जनता में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। इस तरह की वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हमको बहुत ही समझाया था कि वायलेंस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे, मोदी जी सही है। सब हर लीडर की अपनी आइडियोलॉजी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ग्रेट लीडर थे। उनका एक डायलॉग तो सबको फेमस है कि पार्टियाँ आती रहेंगी, पार्टियाँ जाती रहेंगी, पर देश चलना चाहिए। और हम सब इस बात से एग्री भी करते हैं। तो उसी केस की सुनवाई में जो मोदी जी सहित जितने लोग थे 60-61 लोग, उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। किसी का ये कह रही थी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन सब में। तो स्टेट बोलने का मतलब एक प्रॉपर पूरी गवर्नमेंट उस स्टेट के इन्वॉल्व है इस झगड़े में, पर ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब तीस्ता जो भी सितलवाद उसको पकड़ लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। अब उसको अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस ले जाएगी। वैसे भी यही होता है कि जिस स्टेट का रहता है वो इसी स्टेट में जाके क्योंकि उन लोगों को एक्चुअल पता होता है। दूसरी बात, मुंबई पुलिस पर लोगों का भरोसा उठ चुका है भाई। इतने सारे जो प्रीवियस कांड हुए थे उसकी वजह से मुंबई पुलिस पे तो लगता है पता नहीं पूरी बायस्ड है क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो। तो इस केस में देखना है कि देखिए मतलब कितने लोग जैसे उनको लगा कि मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगी, इसके लिए झूठा बयान। फिर झूठा बयान से इंसाफ नहीं दिला सकते ना आप, यही बात है। पर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट चुप रही, 3 दिन चलता रहा, तो वो पुलिस भी चुप रही। पुलिस सामने थी, लोगों पे अटैक। तो यहाँ भी दिल्ली में जब दंगे होती था पुलिस को भी कैसे मारे दंगाई। तो पुलिस क्या इंडिविजुअली उसकी जान चली जाती, क्या करती पुलिस जो वो पत्थर वगैरह उसमें कितने वो आक्रामक होंगे सोचिए। तो पुलिस भी क्या करती है उस समय, उसके सपोर्ट में तो कोई नहीं, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया 2-3 दिन के लिए। तो इंडिविजुअली पुलिस को भी गलत ठहराना या गवर्नमेंट को गलत ठहराना, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि उस सिचुएशन के रूट कॉज को संभाल लिया गया और जब ये फैसला आया तब कोई दंगा नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुआ। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। अब देखते हैं आगे केस में क्या इसकी सुनवाई होती है, जो भी आएगा हम लोग को पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।